नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया क्राइम थ्रिलर आतंक के साए पार्ट 3। वह 6 कारें थी। 5वीं ड्राइवर को छोड़कर हर कार में 6 व्यक्ति मौजूद थे। छठी कार में तीरथ राम पावा और महेश चंद्र थे। तीसरा ड्राइवर वर्दी पहने मौजूद था। पावा के चेहरे पर अपने लड़के से मिलने के कारण खुशी फूट रही थी। कारें एयरपोर्ट पर रुकी। सबको उतारकर ड्राइवर कारें आगे बढ़ाते ले गए। अब तीरथ राम पावा के साथ 31 व्यक्ति थे, हथियारबंद, वक्त आने पर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार। महेश चंद्र तीसरे व्यक्ति को एक तरफ ले गया और 5 मिनट तक उन्हें कुछ समझाता रहा। तब तक तीरथ राम पावा ने सिगार सुलगाकर कश लेने आरंभ कर दिए थे। महेश चंद्र वापस आ गया। तीनों आदमी एयरपोर्ट की इमारत में प्रवेश कर चुके थे। पावा ने कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखा। प्लेन आने में कितना समय बाकी है? 12 मिनट सर। अंदर चलो। तीरथ राम पावा महेश चंद्र के साथ भीतर प्रवेश कर गया। प्लेन 25 मिनट लेट आया। आते ही एयरपोर्ट पर गहमा गहमी सी छा गई। तीरथ राम पावा महेश चंद्र के साथ एयरपोर्ट के काफी भीतर रनवे के पास मौजूद था। साथ में इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी सुरेश यादव था। वह पावा की चमचागिरी करने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। अगर इस समय उसका ऑफिसर भी आ जाता तो वह उसकी परवाह न करता। प्लेन रनवे पर कब का रुक चुका था। यात्री प्लेन से निकलकर बस में सवार हो रहे थे। सामान लाने वाली गाड़ियां तेजी से अपना काम कर रही थी। जाओ इंस्पेक्टर। पावा यात्रियों से भरी बस को आता देखकर बोला, हमारा बेटा अगर बस में है तो उसे यहीं ले आओ, अन्यथा इंतजार करो और जब आए तो उसे यहीं ले आना। जी हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा और फौरन उस तरफ रवाना हो गया जिस ओर बस ने आकर रुकना था। धूप में प्लेन चांदी के समान चमक रहा था। पहली बस में ही किशन पावा था। इंस्पेक्टर उसे ले आया। किशन अपने पिता को देखते ही भागा और प्रसन्नता से चिल्लाता हुआ पावा से आ लिपटा। पावा ने उसे जोर से खींच लिया। बदन खुशी से कांपने लगा। कैसे हो किशन? अच्छा हूँ पापा, आप कुछ कमजोर हो गए हैं। कमजोर? पावा ने उसे अपने से अलग किया और उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटे, उम्र ढलती है तो इंसान कमजोर हो ही जाता है। तुम तो अब बहुत बड़े हो गए हो। यस पापा, पूरे 19 का, पिछले महीने हुआ, किशन पावा ने छाती फुलाकर कहा और पावा ने हंसकर उसकी पीठ पर हाथ मारा। फिर वह पास खड़े इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर, हमारे बेटे का सामान बाहर पहुंचा दो, वहां से हमारा आदमी तुमसे ले लेगा। ओके सर, इंस्पेक्टर ने कहा और फुर्ती से एक तरफ बढ़ गया। किशन पावा महेश से बोला, हेलो मिस्टर महेश, हमें भूल गए? नहीं किशन साहब, मैं तो आपकी फुर्सत पाने का इंतजार कर रहा था, मुस्कुराकर कहते हुए महेश चंद्र ने किशन से हाथ मिलाया। कम ऑन पापा, होटल चलते हैं, मैंने आपसे ढेर सारी बातें करनी है। किशन तीरथ राम पावा की कमर में हाथ डालकर बोला, मैं भी यही कहने वाला था। पावा हंसा, तुम्हारा सामान होटल पहुंच जाएगा, चलो। बाप बेटे एक दूसरे की कमर में हाथ डाले आगे बढ़ गए। महेश चंद्र उनके पीछे हो लिया। भीतरी हिस्से को पार करके वह एयरपोर्ट की लॉबी में आ पहुंचे। किसी ने उन्हें रोकने की चेष्टा न की, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह तीरथ राम पावा है। लॉबी में पावा के 30 कमांडो इस अंदाज से खड़े थे कि पावा पर अचानक होने वाले हमले को वह पलक झपकते ही संभाल ले। हर कमांडो इस समय चीते से भी ज्यादा फुर्तीला नजर आ रहा था। तीरथ राम पावा ने महेश चंद्र से कहा, हमारी कार सामने पहुंचा दो। यस सर, मैंने यह आदेश पहले ही दे दिया है, कार आने ही वाली होगी। महेश चंद्र ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, पापा, 5 साल पहले एयरपोर्ट इतना खूबसूरत नहीं था जितना अब हो गया है। किशन ने मुस्कुराकर चारों तरफ देखते हुए कहा। उत्तर में तीरथ राम पावा मुस्कुराकर रह गया। तभी सामने से एक कमांडो आया और उसने महेश चंद्र को इशारा किया। सर, इशारा पाते ही महेश चंद्र बोला, कार बाहर आ गई है, आइए। पावा ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखा। श्योर पापा, आई एम रेडी, कम ऑन। किशन ने पावा की निगाहों का मतलब समझकर हंसते हुए कहा, आओ। दोनों पुनः एक दूसरे की कमर में बाहें डालकर आगे बढ़े। अपने देश का मजा ही कुछ और है। इंग्लैंड में तभी एकाएक जैसे वहां तूफान आ गया। मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह खड़ा क्षण भर के लिए स्तब्ध सा रह गया।
एक तरफ से सोहन लाल निकलकर सामने आया और किशन पाहवा पर झपट पड़ा और रिवॉल्वर निकालकर किशन की कनपट्टी पर रख दिया। अब सीन यह था कि सोहन लाल की बाईं बाह सांप की भांति किशन के पेट के गिर्द कसी हुई थी और दाएं हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर टिका था। चंद कदम पर पाहवा फटी फटी आंखों से यह सब देख रहा था। अन्य की हालत भी उससे जुदा न थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने तगड़े घेराव के बीच कभी ऐसा कुछ भी हो सकता है। कौन हो तुम? तीरथ राम पाहवा ने फौरन खुद को संयत किया। इसे छोड़ दो, तुम्हें जो बात करनी हो मुझसे करो। मुझे इसी से बात करनी है पाहवा, सोहन लाल जहरीले स्वर में बोला। उसकी आवाज़ पहचानते ही पाहवा चौंका। सोहन लाल? हाँ, मैं सोहन लाल ही हूँ, बम्बई का मशहूर गैंगस्टर। अच्छा हुआ तुमने पहचान लिया, वरना मुझे अपने गाल पर लगी दाढ़ी उतार कर तुम्हें अपने दर्शन देने पड़ते, सोहन लाल ने कटुतापूर्ण स्वर में कहा। अब कैसे मिजाज हैं? सुना है तुमने मुझे तलाश करने के लिए पुलिस को मेरे पीछे डाल दिया है। मुझ पर लाख रुपए का मोटा इनाम लगा दिया, जिससे शहर भर के सारे दादा खाना पीना छोड़कर मेरे पीछे लग गए। यह भी सुना है कि तुमने अपने सारे काम छोड़कर पहला काम मेरी तलाश का सोचा है। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, पकड़ लो मुझे। तीरथ राम पाहवा सिर से पांव तक जल उठा। मेरे बेटे को छोड़ दो सोहन लाल। तुम? तभी चंद कदम दूर खड़े कमांडो ने मौका देखकर छलांग लगाई और उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई दोनों हाथों से पकड़कर फर्श की तरफ कर दी। यह अचानक हो जाने की वजह के कारण सोहन लाल के शरीर को झटका लगा। किशन उसकी जकड़ से छूटकर फर्श पर जा गिरा और सकते किसी हालत में वहीं पड़ा रहा। चूंकि कमांडो उसकी कलाई दोनों हाथों से पकड़े फर्श की ओर धकेल रहा था, इसलिए कमांडो के साथ साथ उसे भी नीचे झुकना पड़ा। इससे पहले कि कोई और कमांडो की सहायता के लिए आगे बढ़ता, तेज गूंज के साथ फायर हुआ और गोली कमांडो की खोपड़ी में जा लगी। वह उछला और नीचे जा गिरा। फर्श खून से लाल होने लगा। आजाद होते ही सोहन लाल ने चीते की भांति झपट्टा मारा और किशन को पुनः अपनी गिरफ्त में ले लिया। सबने चौंक कर देखा, परंतु गोली चलाने वाला कहीं नजर न आया। यह सब कुछ चंद सेकंडों में हो गया था। सामने खून उगल रही कमांडो की लाश पड़ी थी, खोपड़ी खील खील हो चुकी थी। वहां छाए भयानक सन्नाटे को सोहन लाल ने अपने वहशी स्वर से भंग किया। तीरथ राम पाहवा, तुम कुल मिलाकर 33 हो। एक तुम, एक तुम्हारा बेटा, जो कि इस समय न होने के बराबर है। तीसरा तुम्हारा वफादार कुत्ता महेश चंद्र और रेपड़ियों की भांति दिखाई दे रहे 30 कमांडो। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सब हथियार बंद होंगे, लेकिन इस समय तुम 30 के 30 घिर चुके हो। मेरे साथ 52 आदमी हैं, एक मैं, एक वह जिसने फायर किया और 50 अन्य, सब रिवॉल्वरों और हथगोलों से लैस हैं। अगर तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए किसी चालाकी का इस्तेमाल किया तो मेरे आदमी पूरे एयरपोर्ट को उड़ा देंगे और पहला निशाना तुम्हारा बेटा और तुम होंगे। उन्हें मेरी भी परवाह नहीं होगी कि हथगोलों से मेरे कितने टुकड़े होते हैं। यानी हमारा मकसद तुम्हें सलामत छोड़ना नहीं है। मैं या मेरा हर आदमी यहाँ कफन बांध कर आया है। एयरपोर्ट की लॉबी में मौत का सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूदा सिक्योरिटी आसपास घेराव डालने लगी। सोहन लाल की बातें वह भी सुन चुके थे। सोहन लाल को पकड़ने से अहम काम उनके लिए किशन पाहवा को बचाने का था। पाहवा के मामले में वह बिना इजाज़त मनमानी नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर पाहवा उनकी बोटियां बोटियां कर देता। सिक्योरिटी ऑफिसर ने सारी सिक्योरिटी को सावधान किया कि तभी कदम उठाया जाए जब पाहवा के लड़के को किसी प्रकार का खतरा ना हो। एयरपोर्ट के रेडियो रूम में ऑपरेटर अपने ऑफिसरों को एयरपोर्ट पर हो रहे हंगामे के बारे में सूचित कर रहा था। कुछ देर बाद ही शहर भर की पुलिस गाड़ियां और पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ओहदेदार एयरपोर्ट की ओर दौड़ रहे थे। सारे शहर में हंगामा मच चुका था। जंगल में आग के समान यह खबर फैल चुकी थी कि एयरपोर्ट पर किसी ने पाहवा के लड़के को पकड़ लिया है और पाहवा उसका बचाव करने में असमर्थ है। सोहन लाल के चेहरे पर जहान भर की खूंखारता के भाव छाए हुए थे। तभी एक फायर और हुआ। एक चीख गूंजी, फिर सन्नाटा छा गया। सबने चौंक कर देखा। इंस्पेक्टर सुरेश यादव, जिसे कि पाहवा ने सामान लाने का काम सौंपा था, वह फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। छाती से खून बह रहा था। पास ही उसकी रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। कदाचित वह रिवॉल्वर निकालकर
सोहन लाल पर फायर करने वाला होगा कि गोली उसे जा लगी। जब कमांडो मरा तो फायर किसी और दिशा से हुआ था और अब इंस्पेक्टर सुरेश यादव पर फायर किसी और दिशा से हुआ था। इस बार शंकर दास किसी की निगाहों से बच न सका। वह 40 फीट ऊंची रेलिंग पर रिवॉल्वर थामे सावधानी से खड़ा था। सबकी निगाह उस पर थी। खबरदार, मेरे किसी भी आदमी पर फायर करने का मतलब किशन पाहवा की मौत है। सुना तुमने तीरथराम पाहवा? सबको खबरदार कर दो कि कोई भी उस्तादी दिखाने की फिक्र में ना पड़े, वरना हमेशा के लिए अपने बेटे को खो बैठोगे। मौत का तीखा सन्नाटा वहां छा गया। कोई भी कोई हरकत नहीं करेगा। पाहवा ने गला फाड़ कर कहा। फिर सोहन लाल से बोला, अब तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लड़के के साथ यहाँ से निकलना चाहता हूँ। बाहर तुम्हारी कार खड़ी है, मुझे कार तक पहुँचा दो। चलो, पाहवा ने कहा। सोहन लाल किशन को गिरफ्त में लिए रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी से सटाए सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ा। तीरथराम पाहवा बॉडीगार्ड के तौर पर उनके साथ था। मेरे बेटे को तुम क्यों ले जा रहे हो? तीरथराम पाहवा बोला। तफरी के लिए। सोहन लाल गुर्राया। खामोश रहो, मैं बातें करके लापरवाह नहीं होना चाहता। अजीब सा खौफनाक वातावरण वहां फैल चुका था। वहां मौजूद आने जाने वाले यात्री भी सदमे से दीवारों से चिपके हुए थे। सोहन लाल ने तिरछी निगाहों से देखा। गैलरी पर शंकर दास नहीं था। वह बाहर कार तक आ गया। सोहन लाल ने किशन को कार में धकेलकर उसे स्टीयरिंग सीट पर बैठने को कहा और खुद पिछली सीट पर जा बैठा। रिवॉल्वर पुनः उसकी खोपड़ी से सटा दी। किशन पाहवा का बदन पसीना पसीना हो रहा था। कटोरियों में भयभीत आंखें इधर उधर सरक रही थी। गले में जाने कहां से निकलकर बड़ा सा कांटा चुभने लगा था। स्टीयरिंग पर जमी उंगलियां पसीने से चिपचिपा रही थी। सोहन लाल ने गर्दन घुमाकर कार की खिड़की के पास खड़े पाहवा को देखा, जिसके जबड़े कठोरता से भिजे हुए थे। आंखें सुर्ख हो रही थी। पाहवा, कभी कभी चींटी भी हाथी को मार देती है। छोटा सा कारण भी कभी जंग में हार बन जाता है। सोहन लाल ने वहशी स्वर में कहा, मैं तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक हूँ। अगर इसका एहसास तुम्हें अब नहीं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उस वक्त को याद करो जब मैं शहर छोड़कर भागने की चेष्टा में था और तुम्हारे आदमियों के कारण भाग नहीं सका। अगर भाग जाता तो तुम्हें आज यह दिन न देखना पड़ता। उन दो निर्दोषों दीपक और रजनी को याद करो। तुम्हारे आदमी ने दीपक को गोली से उड़ा दिया और रजनी से बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या की। दीपक भी तुम जैसे किसी बाप का बेटा था। रजनी भी ऐसे ही किसी बाप की औलाद थी। आज तक तुमने बहुतों को कत्ल किया। बिछुड़ने की पीड़ा क्या होती है यह अभी तुम नहीं समझोगे। कुछ दिन पहले ही तुमने एक इंस्पेक्टर के पूरे परिवार को उड़ा दिया क्योंकि वह तुम्हारे आदमियों को छोड़ नहीं रहा था। सोहन लाल की आवाज में वहशीपन आ चुका था। इंसान का किया उसके सामने अवश्य आता है पाहवा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सामने भी आएगा। अब तुम्हारा बेटा कार स्टार्ट करने वाला है। याद रखो, मैंने किसी भी पुलिस कार अथवा तेरी कार को अपने पीछे आते देखा तो तेरे बेटे की हत्या कर दूंगा। तीरथराम पाहवा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। नहीं, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। जरा रुको, मैं पुलिस वालों से बात कर लूं। कहने के साथ ही पाहवा वहां से हिला और कुछ दूर खड़े पुलिस ऑफिसर्स की तरफ बढ़ गया। पुलिस जीपों से एयरपोर्ट का बाहरी अहाता भर चुका था। हर जीप में मौजूद वायरलेस सेट ऑन थे। तभी जाने कहां से निकलकर शंकर दास आया। दरवाजा खोलकर किशन की बगल में जा बैठा। उसके हाथ में रिवॉल्वर थमी हुई थी। चेहरे पर खतरनाक भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। आंखों पर पड़ा नजर का चश्मा अब नहीं था। कदाचित वह उसने वक्ती तौर पर इसलिए पहन रखा था कि वक्त से पहले कोई उसकी सूरत पहचान कर मुसीबत न खड़ी कर दे। किशन शंकर दास को देखकर और भी सहम गया। तभी तीरथराम पाहवा वापस लौटा। पास आते ही उसकी निगाह शंकर दास पर जम गई। क्षण भर उसे देखता रह गया। तुम शंकर दास हो? परसों रात तुम्ही जेल से फरार। काम की बात करो पाहवा। पीछे बैठा सोहन लाल गुर्रा उठा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। पाहवा ने अपने चेहरे पर क्रोध भरे भावों को आने से रोका। जब तुम जाओगे तो कोई भी इस कार के पीछे आने का साहस नहीं करेगा। बीच रास्ते में भी कोई हमारे पीछे नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अगर लगा तो तेरे बेटे को फौरन लाश बनाकर चलती कार से सड़क पर फेंक दूंगा। सोहन लाल दरिंदगी से बोला। तीरथराम पाहवा दांत किटकिटाकर रह गया। तुम लोग मेरे बेटे का क्या करोगे?
पाहवा एकाएक सूखे स्वर में कह उठा। सोहन लाल के चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान थिरक उठी। चल बेटे, सोहन लाल ने रिवॉल्वर की नाल से किशन की खोपड़ी थपथपाकर कहा। कार स्टार्ट कर और निकल चल यहाँ से। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, पाहवा ने सूखे स्वर में शीघ्रता से कहा। शंकर दास ने कार की खिड़की से रिवॉल्वर वाला हाथ निकाला और रिवॉल्वर पाहवा के पेट में घुसेड़कर कहर भरे स्वर में बोला, पीछे हट। पाहवा फौरन 3-4 कदम पीछे हट गया। सोहन लाल ने पुनः रिवॉल्वर की नाल से किशन की खोपड़ी खटखटाई। आतंक से घिरे किशन ने कंपकंपाते हाथों से चाबी घुमाई और कार स्टार्ट होने लगी। गियर डालकर एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। हल्के से झटके के साथ कार आगे बढ़ गई। चेहरे पर पसीना ही पसीना हो रहा था, आंखों में दहशत नाच रही थी। अगले 15 मिनट तक कार सोहन लाल के इशारे पर भागती रही। किशन की हालत में कोई फर्क न आया। वह अभी तक सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। शंकर दास की पैनी निगाहें आसपास देख रही थी। कहीं कोई खतरा न था, कोई पीछे नहीं आ रहा था। सोहन लाल ने कार रुकवाई, रिवॉल्वर के साए में किशन को नीचे उतारा। शंकर दास बराबर उनके साथ था। भीड़ भाड़ से भरी जगह थी, इसलिए सोहन लाल को किशन पर रिवॉल्वर ताने कईयों ने देख लिया। देखने वाले खौफ के मारे कन्नी काटकर वहां से दूर सरकने लगे। शंकर दास और सोहन लाल की आंखें मिली। दोनों के चेहरे पर वहशियाना भाव झलक उठे। सोहन लाल पीछे हटा, रिवॉल्वर जेब में डाल ली। अगले ही पल शंकर दास ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। किशन पाहवा की समझ में कुछ न आया। शंकर दास ने दरिंदगी भरे ढंग से रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। फायर की तेज आवाज के साथ किशन पाहवा की खोपड़ी के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। देख रहे लोगों के होठों से खौफपूर्ण चीख निकल गई। किशन का शरीर किसी बोरे के समान कार से टकराकर नीचे गिर गया। सोहन लाल के होठों से दरिंदगी भरी खिलखिलाहट निकल गई। 1 और 1 हमेशा 11 होते हैं। अगर हम या हम में से कोई एक इस हरामजादे को एयरपोर्ट पर गोली से उड़ा देता तो शायद हम भी पाहवा के कमांडो की गोलियों के शिकार हो जाते। शंकर दास ने रिवॉल्वर थामे अपनी खूनी निगाहें घुमाई। जिस जिस पर भी उसकी निगाह पड़ी वह सिर से पांव तक कांप उठा। आते जाते वाहन कब के रुक चुके थे। गश्त लगा रहे पुलिस वाले बुतों की भांति खड़े थे। किसी की हिम्मत न थी एक कदम भी उस ओर बढ़ा सकते। शंकर दास ने रिवॉल्वर की नाल में फूंक मारी और वापस जेब में डालकर सोहन लाल को देखा। अगले ही पल वह पलटे और फुटपाथ पर चढ़ने के पश्चात पास ही पतली सी गली में प्रवेश कर गए। उनके जाने की काफी देर तक वहां पर मौत सा सन्नाटा छाया रहा। किशन पाहवा की लाश लावारिसों की भांति पड़ी थी। सर, उनके जाते ही महेश चंद्र ने पास आकर कहा। दूसरा आदमी शंकर दास था। 2 रात पहले वह जेल से फरार हुआ, जबकि 4 दिन के बाद उसे फांसी होने वाली थी। हमारी शंकर दास से कोई दुश्मनी नहीं। फिर महेश, तीरथ-राम पाहवा का स्वर क्रोध से धड़कने लगा। हमारी शंकर दास से नहीं, इंस्पेक्टर पाल देशमुख से दुश्मनी थी। हमने उसके पूरे परिवार को गोलियों से उड़ा दिया था। मैं समझा नहीं। शंकर दास की फरारी का संबंध इंस्पेक्टर पाल देशमुख से जोड़ा गया है। यह खबर बहुत आम है। यानी इंस्पेक्टर पाल देशमुख को सरासर मालूम हो गया कि उसके परिवार की हत्या के पीछे हमारा हाथ है, तो उसने मेरी जड़ें उखाड़ने के लिए शंकर दास को जेल से फरार करवाकर उसका सहारा लिया, क्योंकि मुझसे टकराना उसके बस का नहीं है। यह आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैं ठंडे दिमाग से सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं। पाहवा ने सर्द स्वर में कहा। तुम जाओ और इंस्पेक्टर पाल देशमुख को लेकर होटल पहुंचो। उस कुत्ते को उसके किए की सजा मैं अपने हाथों से दूंगा और मरने से पहले वह इस बात को भी अवश्य कबूल करेगा। लेकिन सर, आपका बेटा, उसका क्या होगा? शहर से बाहर जाने के सारे रास्ते सील हो चुके हैं। वह लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे और शहर में रहकर कब तक हमारे निगाहों से छिप सकते हैं? पाहवा ने स्थिर स्वर में कहते हुए सिगार सुलगा लिया। ज्यादा देर तक नहीं, महेश ने होठ काटते हुए कहा। हो सकता है वह लोग आपके बेटे को लौटाने के लिए मोटी रकम मांगे। कोई बात नहीं। पाहवा के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वह जो भी मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा और किशन की वापसी के बाद उनसे सब कुछ वसूल कर लिया जाएगा। तुम जाओ और इंस्पेक्टर को लेकर होटल पहुंचो। मैं आ रहा हूं। राइट सर, महेश ने कहा और पलटकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया।
उसकी चाल में कूट कूट कर दृढ़ता भरी हुई थी। लेकिन इंस्पेक्टर पाल देशमुख बहुत चौकन्ना था। उसने हर आने वाले खतरे का एहसास पहले ही कर लिया था। एयरपोर्ट पर सादे कपड़ों में वह भी मौजूद था। उसने सारा नज़ारा खुद देखा। दिल में प्रसन्नता की लहरें फूट रही थी। पावा का लड़का शंकर दास और उसके साथी के कब्जे में था। उसे हैरानी अवश्य थी कि शंकर दास का साथी कहां से आ गया, परंतु इस बारे में उसने ज्यादा न सोचा। अब सोचने की बात थी कि शंकर दास सबकी निगाहों में आ चुका है और हर किसी को शक है कि शंकर दास को उसने फरार करवाया है। लेकिन इस बात का किसी के पास ठोस सबूत नहीं है कि उसने शंकर दास को फरार करवाया है। परंतु तीरथ राम पाहवा जब शंकर दास के बारे में सोचेगा तो वह फौरन समझ जाएगा कि बीच की बात क्या है। फिर पाहवा उसको तलाश करेगा और उसकी हत्या कर देगा। इंस्पेक्टर पाल एयरपोर्ट से हिला, टैक्सी पकड़कर घर पहुंचा और सूटकेस में कपड़े भरकर स्टेशन की ओर रुक किया। फिर जो ट्रेन सबसे पहले आ रही थी उसमें सवार हो गया। जब तक यह लड़ाई जारी थी तब तक उसका इस शहर से कहीं दूर चले जाना ही बेहतर था। गाड़ी पटरियों पर सरकी तो उसकी सांस में सांस आ गई। कुछ देर पश्चात वह इस शहर से दूर होता जा रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि शहर में शुरू हो चुकी खूनी जंग का जन्मदाता वह है। जब वह दोनों अलग अलग फ्लैट पर पहुंचे तो सुंदरलाल आतंक में जकड़ा दिखाई दिया। सोहन लाल के माथे पर बल पड़ गए। क्या बात है? मैं एयरपोर्ट पर गया था, वहां जो हुआ वह मैंने देखा था। सोहन लाल के होठों से गहरी सांस निकल गई। इसलिए तुम डर रहे हो? तुमने अच्छा नहीं किया उस्ताद। इस तरह खुल्लम खुल्ला पाहवा से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। सुंदरलाल ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा, तुम पाहवा की निगाहों से बच नहीं सकोगे। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। एयरपोर्ट पर अपने बेटे की वजह से बेबस हो गया था, नहीं तो भगवान ही जानता है कि क्या होता। खैर तुम फिक्र न करो, जो होना था वह तो हो ही गया। सोहन लाल ने हौले से मुस्कुराकर कहा, इसे देखो, यह शंकर दास है, फांसी प्राप्त जेल से फरार मुजरिम। पहचानते हो? सुंदरलाल ने मूक सहमति दे दी। चाय वाय पिलाओ यार, इतना बढ़िया मेहमान तुम्हारे घर आया है। चाय के साथ ही पाहवा के बारे में बातें करेंगे। अनमने मन से सुंदरलाल किचन में चाय बनाने चला गया। सोहन लाल और शंकर दास कुर्सियों पर जा बैठे। अब यह बताओ प्यारे, तुम पाहवा के पीछे क्यों पड़े हो? उसने तुम्हारी कौन सी भैंस खोल ली जो तुम वसूली करने पर लगे हो? कहने के पश्चात सोहन लाल ने सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया। मेरी पाहवा से कोई दुश्मनी नहीं। सोहन लाल ने हैरानी से शंकर दास को देखा। तो फिर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो पाहवा से खार खाए बैठे हो? ठीक मौके पर जेल से फरार हुआ, उसके बाद तुम्हें इस शहर से हजारों मील दूर हो जाना चाहिए, जबकि तुम एयरपोर्ट पर रिवॉल्वर लिए पाहवा के लड़के की हत्या की ताक में मौजूद थे। शंकर दास ने हंसकर सोहन लाल पर निगाह मारी। फिर इंस्पेक्टर पाल देशमुख से संबंधित सारी बात उसे बता दी। सुनकर कुछ देर तक सोहन लाल खामोश बैठा रहा। हाँ, इंस्पेक्टर पाल देशमुख के परिवार की हत्या का वारंट जब पाहवा ने जारी किया तो मैं वहीं था। मैंने ही इंस्पेक्टर पाल को फोन पर इत्तला दी थी कि वह अपने परिवार को बचा ले। ओह, शंकर दास के होठों से निकला। लेकिन तुम पाहवा के पास क्या कर रहे थे? तुमने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारी पाहवा से क्यों लग गई। कोई खास बात नहीं थी। दरअसल किसी जमाने में मैं माना हुआ लुटेरा था। बड़ी से बड़ी लूट करना, चाहे वह बैंक हो या किसी मोटे सेठ का महलनुमा बंगला, मेरा पेशा था। और हर दूसरी लूट में मुझे मजबूरन एक दो कत्ल करने पड़ते, क्योंकि लूट के समय अक्सर कोई न कोई हीरो बनने की चेष्टा कर जाता था। 8 आदमियों का मेरा पूरा गैंग था, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। हमारे गैंग ने खासा आतंक मचा रखा था। कहते हुए सोहन लाल ने सिगरेट का लंबा कश खींचा। मुझे पकड़ना तो दूर, पुलिस कभी मेरा चेहरा भी न देख पाई थी। सिर्फ एक बार पुलिस मुठभेड़ में हमारे गैंग का एक आदमी मारा गया था। इससे ज्यादा पुलिस कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकी। कई साल हमने देश भर में आतंक मचाए रखा। एक बार लूट के समय जाने कैसे पुलिस को खबर लग गई और उसने बैंक को घेर लिया। हम लोगों ने मुकाबला किया। मेरे 3 साथी मारे गए। मेरी टांग पर गोली लग गई। कयामत ढा देने वाली पुलिस से हमारी मुठभेड़ हुई। मेरे 4 साथी किसी तरह मुझे बचाकर वहीं से भाग निकले।
चूंकि मेरी टांग में गोली धंसी हुई थी, इसलिए भाग्य ने ही मुझे बचाया था। छिपकर मैं अपनी टांग का इलाज करवाता रहा। एकाएक न जाने क्यों खून खराबे से मुझे नफरत सी हो गई। मैंने अपने गैंग से अलग होने का फैसला किया और अलग हो गया। गैंग की सरदारी कृपाराम नाम के साथी को सौंप दी। अलग होते समय सिर्फ 1 लाख रुपया मैंने लिया था, जो कि जल्दी ही समाप्त हो गया। पेट भरने के लिए मैंने अजीब सा रास्ता चुना। किसी नए शहर में जाता और खुद को किसी दूसरे शहर का दादा दर्शाकर छोटे मोटे बदमाशों से माल झाड़ता और रफू चक्कर हो जाता। इस शहर में भी मैं इसी कारण आया। कुछ से माल झाड़ लिया था और कुछ से झाड़ना अभी बाकी था कि इसी बीच तीरथ राम पाहवा के आदमी मुझे लेने आ पहुंचे। वह क्यों? शंकर दास ने पूछा, जो कि दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने सबके सामने खुद को बम्बई का मशहूर गैंगस्टर सोहन लाल कहना शुरू कर दिया, जो कि 2 महीने पहले पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया था। पूछने पर सबको यही जवाब दिया कि किसी और की लाश को पुलिस ने मेरी लाश समझा और मैं इसी मौके का फायदा उठाकर बम्बई से भागकर यहाँ आ गया। मेरी आशा के विपरीत यहाँ ये खबर तेजी से फैल गई कि बम्बई का गैंगस्टर सोहन लाल इस शहर में छिपता फिर रहा है। तीरथ राम पाहवा ने जब यह सुना तो अपने आदमी भेजकर मुझे बुलवा भेजा। न चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा, क्योंकि पाहवा इस शहर की दूसरी सरकार है। सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन वह इस बात का अच्छी तरह यकीन कर लेना चाहता था कि मैं वास्तव में वही सोहन लाल हूँ जो कह रहा हूँ। इसके लिए उसने अपना आदमी बम्बई भेजने का फैसला किया, ताकि वह सोहन लाल की तस्वीर लाकर मेरी बात की सत्यता प्रमाणित कर सके। फिर शंकर दास ने पहलू बदला। सोहन लाल ने कष्ट लेकर सिगरेट जूते तले मसली और पाहवा के साथ संबंध रखती सारी आप बीती उसे बता दी। सुनने के बाद शंकर दास ने कान खुजलाया और कहा, अब क्या इरादा है? मैं तीरथ राम पाहवा जैसे दरिंदे को खत्म कर देना चाहता हूँ। सोहन लाल के दांत भिंच गए, आंखें लाल हो गई। मैं भी यही चाहता हूँ, शंकर दास ने शांति से कहा, और इसके लिए हमें खुल्लम खुल्ला मैदान में आकर उसे ललकारना होगा। कल यह भी कर देंगे। सोहन लाल के स्वर में वहशीपन उभर आया और शंकर दास के चेहरे पर पुनः वैसे ही क्रूरता के भाव आने आरंभ हो गए। जब उसने वासना के कुत्तों को खत्म करने का प्रण किया था और 20 दिन में 22 की हत्या कर दी थी। सुंदर लाल चाय ले आया। वह दोनों चाय पीने लगे। सुंदर लाल प्याला लिए उसके पास बैठ गया। तुमने यह तो बताया नहीं कि तुम्हें फांसी की सजा क्यों हुई? कुछ घूंट लेने के पश्चात एकाएक सोहन लाल ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। शंकर दास के चेहरे पर क्रूरता छाने लगी। मैं मिलिट्री में था। मेरा ट्रांसफ़र अक्सर यहाँ वहाँ होता रहता था। कई साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी। बहुत खूबसूरत बीवी थी, लेकिन यह तो मुझे बहुत ही बाद में मालूम हुआ कि बहुत बड़ी हरामजादी भी थी। जवानी के कुछ साल तो मौज मस्ती में कट गए। इस बीच एक बेटी हुई। वह अपनी माँ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं छोटा सा खुशी परिवार पाकर बहुत खुश था। तभी मेरी ट्रांसफ़र आसाम हो गई। 3 साल के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा, परंतु इस बार मैं अपनी बीवी और बेटी को साथ न ले गया। कुछ तो जगह ठीक नहीं थी, दूसरी वहाँ पर हो रहे अंदरूनी झगड़े की वजह से। मेरी बेटी 16 साल की बहुत ही खूबसूरत जवान निकल चुकी थी। मेरे आसाम जाते ही मेरी बीवी ने अपने पर फैला दिए। पर तो वह पहले भी फैलाती रही थी, किंतु इसका मुझे एहसास न हुआ था। उसके यारों की लिस्ट बहुत लंबी थी। ठीक 20 दिन के बाद हर एक की बारी आती थी। जब मैंने सुना तो तुम कल्पना नहीं कर सकोगे कि मेरी क्या हालत हुई होगी। आज सोचता हूँ तो लगता है शायद मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता। ज़्यादा बात होती तो अपनी बीवी को घर से निकाल देता, उसे तलाक दे देता। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी ने मेरी फूल सी बेटी को अपना राजदार बना लिया है, 16 साल की खूबसूरत कली भी उसके यारों के बिस्तरे गर्म करने लगी है, तो मैं पागल हो उठा। मेरे मस्तिष्क में धमाके होने लगे। हर समय मुझे लगता कि अभी मेरे दिमाग की कोई नस फटेगी और मैं मर जाऊंगा। कहते हुए शंकर दास ठिठका और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चेहरा आवेश के कारण सुर्ख हो गया था। आंखों में आग का तूफान नाचता दिखाई दे रहा था। सोहन लाल और सुंदर लाल बुत बने उसे देख रहे थे। यह सब कुछ मेरे दोस्त ने मुझे बताया, जो मेरा भाई बना हुआ था।
शंकर दास ने हाँफते हुए पुनः कहना शुरू किया। वह पूरे 20 आदमी थे जो मेरी बीवी और बेटी के साथ ऐश करते थे। हर रात मेरा घर कोठा बन जाता और दिन शमशान। सारा दिन माँ बेटी सोई रहती। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत तसल्लियाँ दी, लेकिन वह भी जानता था और मुझे भी बहुत अच्छी तरह मालूम था कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैंने बहुत धैर्य के साथ सोचा और जो फैसला किया उससे मैं आज तक संतुष्ट हूँ। मैंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी बीवी और बेटी को गोलियों से उड़ा दिया। मैंने उन जड़ों को समाप्त कर दिया जहाँ से मेरी तबाही शुरू हुई थी। इतने पर ही मेरे दिल में जलती आग ठंडी न हुई। तब मैंने उन 20 व्यक्तियों को भी मारने का फैसला किया जो मेरी बर्बादी में शामिल थे। हर रोज एक को चुनकर मारता रहा। पुलिस लाशें उठाकर परेशान होने लगी। हर कोई जान चुका था कि यह सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। मेरे केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर पाल देशमुख ही था। वह मुझे पकड़ने की पूरी चेष्टा कर रहा था। बहुत जीदार इंस्पेक्टर है। मैं उससे बचता हुआ अपनी जिंदगी के सबब के आखिरी मुकाम पर पहुंच गया। आखिरी कुत्ता, आखिरी दुश्मन, 20वां हरामजादा। मैंने उसका सीना भी गोलियों से चाक कर दिया। तब मैंने अपने दिल की आग को ठंडा होते हुए महसूस किया। परंतु इंस्पेक्टर पाल देशमुख समझ चुका था कि मेरा आखिरी शिकार कौन है। वह वहां पर घात लगाए हुए था। वह मुझे रोक नहीं सका। मैंने अपना आखिरी शिकार कर लिया। परंतु उसी समय मुझे इंस्पेक्टर पाल ने घेर लिया। मैंने खुद को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। इंस्पेक्टर पाल को मेरी 2 गोलियां लगी, परंतु इस पर भी वह पीछे न हटा। उसने खाली हाथों से मेरे साथ लड़ाई की और मुझे पकड़ लिया। मैं आज तक हैरान हूँ। जिसमें 2 गोलियां लगे उसने मुझसे मुकाबला किया और मुझे बेबस कर दिया। फिर अदालत में केस चला। बचने की गुंजाइश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था और मुझे फांसी की सजा दे दी गई। शंकर दास ने भारी स्वर में कहा और कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बुत बना सोहन लाल का शरीर हिला। सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया। सुंदर लाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए चाय के खाली कप उठाए और किचन की तरफ बढ़ गया। कल पाहवा से टकराने का दृढ़ फैसला उन्होंने ले लिया था। बाहर किशन पाहवा की लाश मिलने पर शहर में क्या तूफान आ चुका है, इस बात से वह अनजान थे और ना ही इस बारे में जानने की उन्होंने कोई चेष्टा की। चंद घंटों में ही तीरथ राम पाहवा बहुत बूढ़ा लगने लगा था। आंखें भीतर धंस सी गई थी। बदन में ढीलापन, चेहरे पर मुर्दानी की छाप पड़ चुकी थी। कुछ देर पहले ही वह अपने जवान बेटे किशन की लाश देखकर वापस लौटा था। अपने बेटे की मौत के साथ साथ उसे पूरी दुनिया ही समाप्त होती नजर आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसे दिखाई दे रहा था। काश उसे पहले मालूम होता कि वह दोनों किशन को कत्ल करने के लिए उसका अपहरण कर रहे हैं, तो एक बार अवश्य जान पर खेलकर भी उसे बचाने की चेष्टा करता। इस समय पाहवा अपने होटल के खास कमरे में टेबल के पीछे उसी पर आंखें बंद किए बैठा था। सूख रहे होठों पर पपड़ी जैसी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बदन तो जैसे कुर्सी पर लुढ़का हुआ लग रहा था। एकाएक कमरे में अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। पाहवा ने आंखें खोली, जहां की सिर्फ सुर्खी ही व्याप्त थी। पोपटे मनोभारी हो रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर दिखाई दे रही बटनों की प्लेट में से एक बटन दबाया। सामने दिखाई दे रहा दरवाजा खुल गया। बाहर खड़ा महेश चंद्र भीतर आया तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पाहवा उदास सूनी निगाहों से उसे देखने लगा। महेश चंद्र के चेहरे पर भी तूफान गुजरता महसूस हो रहा था। वह भारी कदम उठाता हुआ टेबल के पास आ खड़ा हुआ। उसने निगाह भरकर पाहवा का निरीक्षण किया, फिर दोनों हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा हो गया। कोई काम था? पाहवा के जैसे मुद्दत से बंद होठ खुले हों। क्षीण या स्वर कंठ से निकला, जैसे मेहनत के पश्चात गले से यह शब्द निकाल पाया हो। जी नहीं, महेश चंद्र ने बुझे स्वर में कहा। वैसे मैंने 6 कमांडो का एक दस्ता इंस्पेक्टर पाल की खोज में लगा दिया है। अगर वह इस शहर में हुआ तो 12 घंटे के भीतर सामने होगा। शहर से बाहर चले जाने की दिशा में उसे तलाश करने में कुछ दिन अधिक लग जाएंगे, लेकिन वह बच नहीं सकेगा। तीरथ राम पाहवा ने उसे देखा, फिर एकाएक जैसे बिजली का करंट लगा हो। वह फौरन सीधा होकर बैठ गया। आंखों में वहशियाना भाव दिखाई देने लगे। चेहरा क्रूरता से भर गया। हाथ बढ़ाकर
उसने सिगरेट सुलगाया। महेश, पाहवा का स्वर सख्त था। यस सर। किशन वापस तो नहीं आ सकता? नहीं सर। महेश चंद्र की सांसों में अटकाव आने लगा। पाहवा का यह रूप उसके लिए नया नहीं था। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि किशन वापस नहीं आ सकता। मरने वाले कभी वापस नहीं आते। अगर ऐसा होता तो वह सब जिंदा हो चुके होते जो आज तक हमारे हाथों से मरे हैं। कहने के पश्चात पाहवा ने सिगार का लंबा कश खींचा, फिर धुआं उगलकर पुनः कहा, किशन मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद था। शायद उसी के कारण बूढ़ा होने के पश्चात भी खुद को कभी बूढ़ा महसूस नहीं किया। इसके साथ ही मेरी जिंदगी भी खाली हो गई। अब मैं यह कुर्सी छोड़ देना चाहता हूँ। कहीं दूर जाकर शांति से भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्यों, ठीक है ना? जी, जैसा आप उचित समझे। महेश चंद्र ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। लेकिन पाहवा के स्वर में क्रूरता का समावेश आ गया। जाने से पहले मैं अपने आखिरी दुश्मनों को कुत्ते की मौत मार देना चाहता हूँ। सोहन लाल और शंकर दास मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। मैं समझ गया सर। समझ गए तो अब क्या करोगे? आपने कुछ सोचा हो तो कह दीजिए। तीरथ राम पाहवा ने ऐश ट्रे पर सिगार रखा और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर टकटकी बांधे महेश को देखने लगा। हमारे पास ऐसे कितने आदमी हैं जिन्हें हम फौरन इस्तेमाल में ला सकते हैं? बहुत हैं सर। महेश दृढ़ स्वर में बोला। हमें जितने भी आदमियों की ज़रूरत होगी उतने फौरन इकट्ठे कर लिए जाएंगे। पाहवा हिला और कुर्सी से उठकर पीठ पर हाथ बांधे टहलने लगा। जबड़ों में खिंचाव आ जाने के कारण चेहरा क्रूप लगने लगा था। शहर के हर इलाके में 15 आदमी इस तरह फैला दो कि इलाके में जाने और आने वालों का चेहरा उनकी निगाह से गुजरे। हर टुकड़ी में 2 आदमी ऐसे होने चाहिए जो सोहन लाल और शंकर दास को जानते हो। पुलिस स्टेशन या जेल से शंकर दास की तस्वीर मिल जाएगी, उसके प्रिंट निकलवा कर अपने आदमियों में बंटवा दो। सोहन लाल को तो कई जानते होंगे। यस सर। 6 घंटों में यह काम पूरा हो जाना चाहिए। पाहवा सांप की भांति फुंकार उठा। बिल्कुल हो जाएगा सर, आप निश्चिंत रहें। महेश चंद्र के चेहरे पर खतरनाक भाव विद्यमान हो गए। 6 घंटों में तो पूरा शहर लाशों में तब्दील किया जा सकता है। और नहीं, बिना वजह किसी को न मारा जाए। शायद अब पाहवा को अपनों से जुदा होने के गम का एहसास होने लगा था। हमें सिर्फ 2 लाशें इकट्ठी करनी है, सोहन लाल और शंकर दास की लाशें। इनकी लाशें कहीं से भी ढोकर लाओ। अगले दिन सुबह 10 बजे सुंदर लाल ने सोहन लाल और शंकर दास को नींद से जगाया। सुंदर लाल की घबराहट चरम सीमा पर थी। चेहरे पर भय की सफेदी पुती हुई थी। दोनों ने ध्यानपूर्वक उसके चेहरे को देखा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शंकर दास ने पूछा। मुसीबत सिर पर नाच रही है और तुम दोनों आराम से सोए हुए हो, सुंदर लाल ने सूखे स्वर में कहा और दोनों फौरन सीधे होकर बैठ गए। कैसी मुसीबत? सोहन लाल की आंखें सिकुड़ गई। शहर के जर्रे जर्रे में तीरथ राम पाहवा ने अपने आदमी फैला दिए हैं। भगवान ही जानता है कि उसने इतने आदमियों का इंतजाम कैसे किया, लेकिन इस वक्त शहर का हर छोटे से लेकर बड़ा बदमाश उसके लिए काम कर रहा है। हर इलाके की उसने इस तरह नाकेबंदी करवा दी है कि किसी का भी छिपकर गुजर जाना असंभव है। और मालूम हुआ है कि यह नाकेबंदी तब तक रहेगी जब तक तुम दोनों को पाहवा खत्म नहीं कर देता। खिड़की का पर्दा हटाकर देखो, पाहवा के आदमी दिखाई दे जाएंगे। हर किसी के पास हथियार है और उन्हें इस बात की पूरी छूट है कि तुम दोनों को भून दिया जाए। यानी हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? हरगिज नहीं। शंकर दास उठा और खिड़की के पास पहुंचकर थोड़ा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा। 2 पल बाहर देखने के पश्चात उसने पर्दा छोड़ा और वापस आ बैठा। कोई कुछ न बोला। गहरी खामोशी वहां छा चुकी थी। मैं चाय बनाकर लाता हूँ। सुंदर लाल किचन की तरफ बढ़ गया। सोहन लाल ने सिगरेट सुलगा ली। इन मामूली बातों से हमें नहीं डरना चाहिए, कुछ क्षण सोचकर शंकर दास ने कहा और प्रश्न भरी निगाहों से सोहन लाल को देखने लगा। तुम यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं डर गया हूँ। सोहन लाल हंसा। मुझे सिर्फ डराना आता है और हम आज तीरथ राम पाहवा के होटल जय गणेश जाकर उसे डरा देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। शंकर दास का चेहरा चमकने लगा। हमें पाहवा को अच्छी तरह समझा देना है कि और भी बहुत बैठे हैं। अकेले वह ही दादागिरी नहीं कर सकता। उसके पास सोर्स है।
यही बात हमें तकलीफ दे रही है। देखा जाएगा अगर। तभी सुंदरलाल चाय के प्याले थामे वहां आया और दोनों को एक एक थमाता हुआ बोला, पाहवा इंस्पेक्टर पाल देशमुख को तलाश कर रहा है। इंस्पेक्टर पाल गायब है। पाहवा ने एक स्पेशल दस्ता सिर्फ इंस्पेक्टर पाल को तलाश करने के लिए तैनात किया है। क्यों? सोहनलाल ने पूछा। पाहवा ने एयरपोर्ट पर शंकर दास को पहचान लिया था, क्योंकि यह अफवाह पहले ही आम थी कि शंकर दास को जेल से फरार करवाने में इंस्पेक्टर पाल का हाथ है। सुना है कि कुछ दिन पहले पाहवा ने इंस्पेक्टर पाल के परिवार को उड़ा दिया था। इंस्पेक्टर पाल ने पाहवा से बदला लेने के लिए शंकर दास को जेल से फरार करवाकर पाहवा के पीछे डाल दिया। यह आम कहानी है और जो शहर में सबकी जुबानी पर दौड़ रही है। कहने के पश्चात सुंदरलाल प्रश्न भरी निगाहों से शंकर दास को देखने लगा। शंकर दास ने सोहनलाल को देखा। शायद इंस्पेक्टर पाल को खतरे का एहसास हो गया होगा, इसी कारण वह पाहवा को मिल नहीं रहा और कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। हो सकता है। सोहनलाल ने गर्दन हिला दी। सुधीर गोस्वामी अव्वल दर्जे का धूर्त, मक्कार, फायदा नजर आए तो अपने बाप का गला भी काट देने वाला। ऐसे इंसान को अगर पुलिस में नौकरी मिल जाए तो क्या कहने। जाहिर है वह अपनी तनख्वाह से भी 5-7 गुना ज्यादा कमाता होगा। वैसे सुधीर गोस्वामी पुलिस में कांस्टेबल था। हर चोर उचक्के से उसने मामे चाचे का रिश्ता बना रखा था। चोरी चकारी और जेब कतरों के लिए तो वह फरिश्ता था। जब भी यह लोग फंसते, सुधीर गोस्वामी चक्कर चलाकर उन्हें छुपा देता, बदले में अपना मेहनताना ले लेता। वैसे भी चोरी में या जेब कतरी में उसका हिस्सा अवश्य होता। शराफत से उसके पास 10% पहुंच जाता। वह सिर्फ कांस्टेबल था। अब इंस्पेक्टर होता तो इसमें कोई शक नहीं था कि हर वक्त आधा शहर उसकी जेब में होना था। वही कांस्टेबल सुधीर गोस्वामी पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े बैठा बीड़ी पर बीड़ी फूके जा रहा था। पिछले 1 घंटे से वह गंभीरता से सोच रहा था। ऐसे वह तब सोचता जब कोई बड़ा मसला उसकी खोपड़ी में फंस जाता था। उसकी विचारधारा का केंद्र सुंदरलाल था। सुंदरलाल को वह एक लंबे अरसे से जानता था। वह जेब कतरा था और अपनी कमाई का 10% शराफत से उसके चरणों में चढ़ाकर जाता था और पकड़े जाने पर कई बार उसे इंस्पेक्टर के हत्थे से छुड़ाया भी था। वही सुंदरलाल कल से उसके पास 7 चक्कर लगा चुका था। रात देर तक उसके गिर्द मंडराता रहा और सुबह सवेरे भी दर्शन देने आ पहुंचा। उसका इकलौता सवाल होता कि शहर का क्या हाल है। शंकर दास और सोहनलाल के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। शंकर दास और सोहनलाल के बारे में तो पाहवा कदम उठा रहा था और पुलिस के कदम उठाने की रफ्तार बहुत ही सुस्त थी। पाहवा ने जो भी कदम उठाया पुलिस वाले को फौरन खबर हो जाती। इसलिए सुंदरलाल सुधीर गोस्वामी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। कांस्टेबल सुधीर गोस्वामी को उसकी दिलचस्पी बड़ी अटपटी लगी। पूछने पर सुंदरलाल ने हंसकर टाल दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा। सुधीर गोस्वामी को जो कुछ भी मालूम था वह सुंदरलाल को बता दिया। आज सुबह सुंदरलाल को पुनः आया देखकर सुधीर गोस्वामी चिढ़ गया। उसने साफ साफ कह दिया कि दोबारा इस मामले में उसके पास ना आए। सुंदरलाल उसकी जान पहचान का था। उसने जेब से 100 का नोट निकालकर सुधीर गोस्वामी की हथेली में दबा दिया। बस यहीं पर गजब हो गया। सुधीर गोस्वामी ने उसे पाहवा के नए कदम के बारे में बताया। सुंदरलाल फिर आने को कहकर चला गया। कांस्टेबल सुधीर गोस्वामी फौरन पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े एकांत में पहुंचा। बीड़ी पर बीड़ी फूकते हुए सोचने लगा और सोचते सोचते उसे घंटे से ऊपर का समय हो चुका था। अब इसमें कोई दो राय नहीं थी कि मामला वास्तव में गड़बड़ है। सुंदरलाल पागल नहीं था जो उसे यूं ही 100 का नोट थमा गया। इतनी दिलचस्पी तो किसी में भी नहीं होती कि जेब से पैसे देकर खामखा की बातें जानी जाए। यानी सुंदरलाल खबरें इकट्ठा करके शंकर दास और सोहनलाल तक पहुंचा रहा है। इस बात को कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता था। कांस्टेबल सुधीर गोस्वामी को लगा अब वक्त आ गया है कि मोटा नावा पीट सकता है। सुंदरलाल को शंकर दास और सोहनलाल की खबर थी और पाहवा हर कीमत पर उन दोनों को चाहता था। सुधीर गोस्वामी जब पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े से निकला तो उसकी आंखें चमक रही थी। उसने वर्दी उतारकर सादी पैंट कमीज पहनी और बिना किसी को कुछ कहे पुलिस स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी पकड़ी और पाहवा के होटल जय गणेश जा पहुंचा।
अपनी जिंदगी में वह पहली बार इस होटल में आया था। मुझे श्रीमान पावा साहब से मिलना है। कांस्टेबल सुधीर गोस्वामी ने स्वागत कक्ष के काउंटर पर खड़ी खूबसूरत युवती से कहा। युवती के होठों पर छाई मुस्कुराहट एकाएक गायब हो गई। उसने ध्यानपूर्वक सुधीर गोस्वामी को देखा, फिर कहा, सॉरी, पावा साहब नहीं मिल सकते, आप फिर कभी आइएगा। सुधीर गोस्वामी एकाएक मुस्कुरा पड़ा। मुझे मिलना है। सुधीर गोस्वामी ने काउंटर पर कोहनियां टिकाकर कहा। पावा साहब परेशान है और मैं उनकी परेशानियों का हल हूँ, समझी? अगर यह कोई मजाक हुआ तो आपके हक में यकीनन बुरा होगा। युवती ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। मुझे कुछ भी समझाने की चेष्टा न करो। पहले की अपेक्षा सुधीर गोस्वामी के स्वर में सख्ती आ गई। युवती ने फौरन इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और बटन दबाकर धीमी शब्दों में कुछ कहने के पश्चात रिसीवर रख दिया। 2 क्षण बाद ही काउंटर के पास एक आदमी हाजिर हुआ। युवती ने सुधीर गोस्वामी की तरफ इशारा किया। सुधीर गोस्वामी ने आने वाले पर भरपूर निगाह डाली, फिर उसके साथ हो गया। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। कुछ क्षणों के पश्चात वह व्यक्ति ठिठका और सामने दिखाई दे रहे दरवाजे की तरफ उसने इशारा किया। सुधीर गोस्वामी ने हल्का सा झटका दिया और दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर दिया। उसके साथ आए व्यक्ति ने भीतर आने की चेष्टा न की। कमरे में प्रवेश करते ही सुधीर गोस्वामी की निगाहें टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठे इंसान पर स्थिर हो गई, जो कि महेश चंद्र था। मुझे पावा साहब से मिलना था, उसने आसपास देखते हुए कहा। बैठो। महेश चंद्र ने चुपती निगाहों से उसे देखा। सुधीर गोस्वामी अनमने मन से टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। मैं पावा साहब से। खामोश रहो। महेश चंद्र ने उसकी बात काटकर उखड़े स्वर में कहा। सिर्फ वही कहो जो तुमसे कहने को कहा जाए। सुधीर गोस्वामी मन ही मन झल्लाकर रह गया। कौन हो तुम? सुधीर गोस्वामी। करते क्या हो? पुलिस में हूँ, कांस्टेबल। बहुत खूब। महेश चंद्र के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। लेकिन मैं यह समझने में नाकाम हूँ कि तुम पावा साहब से क्यों मिलना चाहते हो। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। शायद आज की तारीख में उन्हें इसी जानकारी की ज़रूरत है। मसलन? महेश चंद्र के माथे पर बल उभर आए। सोहन लाल और शंकर दास। तुम जानते हो कि यह दोनों कहाँ है? मैं तो नहीं जानता, लेकिन कोई है जो यह जानता है कि वह दोनों कहाँ हैं, और उस जानने वाले को जानता हूँ। कम शब्दों में जल्दी और बहुत जल्दी पूरी बात कह डालो। महेश चंद्र के हाथों की उंगलियां कुर्सी के हत्थे से निपट गई। बिना किसी जल्दी के सुधीर गोस्वामी ने जेब से 100 का नोट निकाला और उसकी तहे खोलकर महेश चंद्र को दिखाकर बोला, यह नोट कुछ देर पहले किसी ने इसलिए दिया है कि मैं उसे शहर में हो रही हर वह खबर उसे बताऊं जो सोहन लाल और शंकर दास से ताल्लुक रखती हो। समझे कुछ? उत्तेजना से महेश चंद्र का चेहरा सुर्ख होने लगा। कौन है वह? कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है? सुधीर गोस्वामी ने मुस्कुराकर नोट जेब में डाला और जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और गहरा कश दिया। दांत भींचे कठोर निगाहों से महेश चंद्र उसे देखता रहा। जहां तक जवाब देना मैं मुनासिब समझता था, मैंने जवाब दिया। अब इससे आगे जवाब देना मेरे लिए कुछ कठिन हो रहा है। सुधीर गोस्वामी ने शांति से कहा, अब तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। वह सवाल यह है कि तुम कौन हो? महेश चंद्र के चेहरे पर छाए भाव एकाएक गायब हो गए। उसके भावहीन चेहरे पर सिर्फ आंखों में सख्ती व्याप्त हो चुकी थी। उसने दराज खोलकर सिगरेट निकाली और सुलगाकर उसे देखा। मेरा नाम महेश चंद्र है। मैं पावा साहब का दायां हाथ हूँ। अच्छी बात है, मेरा भी यही ख्याल था कि तुम महेश ही हो सकते हो। वैसे पावा साहब होटल में मौजूद नहीं है क्या? हैं, लेकिन वह किसी से भी नहीं मिलेंगे। कल उनके जवान बेटे की हत्या हो गई है, जिसका उन्हें बहुत दुख है। अब अगर तुम कोई काम की बात करना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो चलते बनो, महेश चंद्र ने सर्द स्वर में कहा, जबकि उसका मन कर रहा था कि रिवॉल्वर निकालकर उसे शूट कर दे, लेकिन वह अपनी इच्छा को जबरन दबाए हुए था, क्योंकि वह शंकर दास और सोहन लाल तक पहुंचने का रास्ता जानता था, जिसे कि वह हर कीमत पर जानना चाहता था। शायद तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं तुम लोगों को शंकर दास और सोहन लाल तक पहुंचा सकता हूं, जिन्हें पकड़ने के लिए शहर का हर आदमी नाकाम हो रहा है। सुधीर गोस्वामी ने पहलू बदलते हुए विचलित स्वर में कहा, मैं तुम्हारे हर शब्द का मतलब समझ रहा हूँ।
महेश चंद्र ने कटु स्वर में कहा। सुधीर गोस्वामी 2 पल तक महेश चंद्र के चेहरे पर निगाहें दौड़ाता रहा, फिर दृढ़ता भरे स्वर में बोला, यह जानकारी देने का मुझे कितना इनाम मिलेगा? तुम क्या चाहते हो? महेश चंद्र के होठों पर कसाव आने लगा। 1 लाख रुपया। महेश चंद्र ने सिगरेट का कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में डाली, फिर खड़े होकर शांत निगाहों से सुधीर गोस्वामी को देखा। ऐसे सौदों के फैसले पावा साहब खुद करते हैं, तुम रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। कहने के पश्चात महेश चंद्र बाहर निकल गया। सुधीर गोस्वामी एकाएक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। उसे लगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी बेचैनी की तह तक न पहुंच पा रहा था। 2 मिनट बाद ही महेश चंद्र वापस आ गया। 1 लाख तुम्हें मिल जाएगा। महेश चंद्र कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। अब कहो, वह कौन है जिसने तुम्हें 100 का नोट? लेकिन लाख रुपए मिल जाएंगे। सौदा हाथों हाथ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। महेश चंद्र की आंखों में जहरीले भाव उजागर हो गए। वह पुनः कुर्सी से उठा और पीछे दिखाई दे रही अलमारी खोलकर उसने 100 के नोटों की 10 गड्डियां निकाली और टेबल पर ढेर कर दी। सुधीर गोस्वामी का शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। नोटों पर निगाहें दौड़ाते हुए बार बार सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। इन्हें उठा लो। महेश चंद्र के कहने की देर थी कि सुधीर गोस्वामी ने हाथ की कांपती उंगलियों से गड्डियां उठाई और अपनी कमीज में डाल दी। पेट और पीठ के साथ लगी गड्डियों की चुभन उसे बहुत भली लग रही थी। बोलो। महेश चंद्र ने उसकी आंखों में झांका। उसका नाम सुंदरलाल है, वह जेब कतरा है। साथ ही सुंदरलाल के घर का पता बता दिया। फिर बोला, हो सकता है दोनों उसके घर पर ही छिपे हों। अब मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे फिर बुला लेना। कहने के पश्चात सुधीर गोस्वामी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पूरा 1 लाख रुपया उसकी जेब में था, जो कि वर्तमान स्थिति में उसके लिए बहुत भारी रकम थी। पुलिस में कांस्टेबल की घटिया नौकरी छोड़कर इस 1 लाख रुपए से वह कोई भी छोटा मोटा धंधा कर सकता था। 4 कदम आगे बढ़ते ही उसकी विचार तंद्रा टूटी। उसके रास्ते में ठीक सामने कोई आ गया था। उसने देखा वह पावा के ही कमांडो में से एक था। यह देखकर भय की लहर उसके शरीर में दौड़ गई कि उसका हाथ जेब में था। पीछे हटो। भय और आतंक मिश्रित स्वर में वह चीख सा पड़ा। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो खामोशी से मेरे पीछे चले आओ, वह स्थिर लेकिन कठोर स्वर में बोला। सुधीर गोस्वामी समझ गया कि महेश चाल चल गया है, बल्कि उसकी जिंदगी के क्षण भी गिने चुने रह गए हैं। 1 लाख रुपया उसके पास था और वह ऐसे वक्त में मौत को गले लगाने को तैयार नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो? सुधीर गोस्वामी ने खुद पर काबू पा लिया। उसका मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। रिवॉल्वर निकालकर समझाऊं? उसने कटु स्वर में कहा। कहाँ है रिवॉल्वर? अगले ही पल उसने जेब में पड़ा हाथ बाहर निकाल लिया। हाथ की उंगलियों में दबे रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था। सुधीर गोस्वामी क्षण भर के लिए सिर से पांव तक सिहर उठा, परंतु दूसरे ही क्षण किसी चील की भांति रिवॉल्वर पर झपट्टा मारा। वह हर संभव कीमत पर अपने गिर्द छा चुकी मौत की दीवार को हटा देना चाहता था। हाथ पांव सूखे पत्ते की भांति कांप रहे थे। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। पागल मत बनो, रिवॉल्वर धारी गुर्राया। तुम इस समय घिरे हुए हो, चाहो तो अपने आसपास देख लो। मैं इसी पोजीशन में रहूंगा। दोनों के हिलते शरीर क्षण भर के लिए स्थिर हो गए। सुधीर गोस्वामी ने बिजली की सी गति के साथ चारों तरफ निगाह घुमाई। वह करीबन 8-10 लोग थे, जिनके हाथ तो जेबों में थे, परंतु वह किसी भी वक्त बाहर आ सकते थे। दोनों तरफ ही मौत थी। सुधीर गोस्वामी ने संघर्ष करने का फैसला किया और पुनः रिवॉल्वर हथियाने की चेष्टा करने लगा। रिवॉल्वर धारी को शायद आशा न थी कि खुद को घिरा पाकर भी वह रिवॉल्वर झपटने की चेष्टा करेगा। इसी कारण रिवॉल्वर से उसकी पकड़ ढीली हो गई और फलस्वरूप पहले झटके में ही रिवॉल्वर सुधीर गोस्वामी के हाथों में फिसल आई, जो कि उसने तुरंत सामने वाले के पेट से सटा दी। खबरदार, हिलना नहीं, चालाकी नहीं। अपने साथियों से कह दो वह गोली न चलाएं, वरना गोलियों से मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। सुधीर गोस्वामी भय से चिल्लाकर खतरनाक स्वर में बोला। रिवॉल्वर धारी का चेहरा सफेद पड़ गया। पेट में चुभ रही रिवॉल्वर की नाल कच्चे धागे पर लटक रही तलवार के समान लग रही थी। उसने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कुछ दूरी पर फैले अपने साथियों को देखा। होटल की लॉबी में मौजूद अन्य लोग
सहम कर वहां से खिसकने लगे। पल भर में ही वहां अजीब सा खौफयुक्त माहौल बन चुका था। बाहर चलो, सुधीर गोस्वामी आतंक भरे स्वर में कह रहा था। मुझे बाहर तक पहुंचा दो। अपने साथियों को कह दो कि कोई पीछे ना आए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मर जाओगे। जल्दी करो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ठहरो, पहले हाथ ऊपर कर लो। उसने हाथ ऊपर कर लिए। अब मुड़कर बाहर की तरफ चल गधे। सुधीर गोस्वामी की जान निकली जा रही थी। जितनी देर लगाएगा उतनी ही जल्दी हम मर जाएंगे। मुझे तेरे साथी मारेंगे और तुझे मैं। महेश चंद्र भी इसी बीच दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था। मामला समझते ही उसकी आंखों में खून उभर आया। हाथ ऊपर उठाए व्यक्ति ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर महेश चंद्र को देखा। महेश ने फौरन सिर हिलाकर उसे इशारा किया तो वह बाहर की ओर बढ़ने के लिए मुड़ गया। मेरे साथ साथ रहना, नहीं तो। बाकी के शब्द सुधीर गोस्वामी के गले में ही रह गए। महेश चंद्र के इशारों पर आसपास खड़े कमांडो ने गोलियां चला दी। पूरी 8 गोलियां कुछ ऐसे कोने से चलाई गई कि वह एक साथ सारी की सारी सुधीर गोस्वामी के शरीर में धंस गई। 2 गोलियों से तो उसकी खोपड़ी के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। उसके हाथ में थमा रिवॉल्वर उसके शरीर से सटा था। उंगली ट्रिगर पर दबने के लिए बिल्कुल तैयार थी, परंतु इसके बावजूद भी वह ट्रिगर न दबा सका, गोली न चला सका। गोलियों की तेज गूंज से पूरा होटल कांप उठा था। सुधीर गोस्वामी का शरीर कटे वृक्ष के समान नीचे जा गिरा। हाथ में थमी रिवॉल्वर छूट गई। कमीज के भीतर पड़ी कुछ नोटों की गड्डियां बाहर आ गिरी। हाथ ऊपर उठाए व्यक्ति के गले में फंसी सांस तेजी से निकली और उसके चेहरे का रंग वापस लौटने लगा। उसने नीचे पड़ी रिवॉल्वर उठाकर वापस जेब में डाल ली, फिर वहां पर कोई तेज गति से भागने लगा। सुधीर गोस्वामी की लाश हटाकर खून से लथपथ वह जगह साफ कर दी गई। सारे चेहरे वहां से गायब हो गए थे और सब कुछ पहले के समान चलने लगा। आगे से नहीं, पीछे से निकलेंगे। शंकर दास ने निगाह घुमाकर सोहन लाल को देखा। मैं भी यही सोच रहा था। शंकर दास ने सहमति से सिर हिलाया। पीछे का रास्ता साफ है, हम बिना किसी खतरे के यहाँ से निकल सकते हैं। नहीं, पास खड़े सुंदर लाल ने कहा। हर इलाके को इस तरह घेरा है कि उन लोगों की निगाह से बचना असंभव है। कहीं न कहीं टकराव हो जाना मामूली बात है। सुंदर लाल का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अगर ऐसा वक्त आया तो हम पीछे नहीं हटेंगे, सुंदर लाल ने दृढ़ स्वर में कहा। हम सामने आने वाले को भून कर रख देंगे। सुंदर लाल खुश्क होठों पर जीभ फेर कर रह गया। पीछे का दरवाजा खोलकर एक निगाह बाहर डालो। अब हम यहाँ से फौरन निकल जाना चाहते हैं, शंकर दास ने सुंदर लाल से कहा। सुंदर लाल ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर पिछली ओर खुलने वाला दरवाजा खोलकर बाहर झांका। मकान के साथ साथ लंबी गली जा रही थी, जिसके बीच में से दाएं बाएं छोटी छोटी गलियां निकल रही थी। शंकर दास और सोहन लाल उसके पीछे आ खड़े हुए थे। सुंदर लाल ने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। रास्ता साफ है। सुंदर लाल के बगल से निकलकर दोनों बाहर आ गए। अपना ध्यान रखना। सुंदर लाल ने गहरी सांस लेकर दरवाजा बंद कर लिया। दोनों आगे बढ़ गए। चेहरों पर हल्की कठोरता व्याप्त हो चुकी थी। हमें आपस में थोड़ा थोड़ा फासला रखना चाहिए, शंकर दास ने कहा। मैं आगे चलता हूँ, तुम 20 कदम पीछे रहो। सोहन लाल के सहमति से सिर हिलाने पर शंकर दास आगे बढ़ गया। गली समाप्त हो गई। कोई खतरा न आया। गली के किनारे पर शंकर दास ठिठका, फिर 5-7 कदम पीछे सरक आया। क्या हुआ? सोहन लाल पास पहुंचकर दबे स्वर में बोला। गली के बाहर बाईं तरफ 2 आदमी खड़े हैं। उनके हाव भाव बता रहे हैं कि वह पावा की तरफ से हैं, शंकर दास ने कहा। सुंदर लाल ठीक ही कहता था। दोनों की आंखें टकराई। आंखों में प्रश्न उभरा और फिर उनके चेहरों पर छाने वाले भावों में प्रश्न का उत्तर दे दिया। अगले ही पल दोनों ने जेब में पड़े रिवॉल्वर निकालकर हाथों में ले लिए। शंकर दास पलटा और तेज तेज कदम उठाता हुआ गली से बाहर निकल गया। 3-4 कदम के फासले पर पीछे सोहन लाल था। कुछ दूर खड़े दोनों व्यक्तियों ने उन्हें देखा, साथ ही उनकी निगाह रिवॉल्वरों पर पड़ी। वह रहे। उनमें से एक गला फाड़कर चिल्लाया। इसके साथ ही उन्होंने रिवॉल्वरों के लिए जेबों में हाथ डाला। शंकर दास ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली सामने वाले की छाती में लगी और वह उछलकर पीठ के बल नीचे जा गिरा। इससे पहले कि दूसरा कुछ कर पाता, उसका भी यही हाल हुआ। गोली के धमाकों ने शांत वातावरण में सनसनी फैला दी। भागो शंकर दास, सोहन लाल चिल्लाया।
2 मिनट के भीतर ही सबको मालूम हो जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर वह शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे लग जाएंगे। दोनों ने एक दिशा पकड़ी और दौड़ पड़े। उनके चेहरे सख्त हो चुके थे, आंखों में वहशियाना भाव छा गए। जो भी सामने आए उसे भून दो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, शंकर दास भागते हुए चिल्लाया। अभी उन्होंने दूसरी गली भी पार नहीं की होगी कि एक व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर लिए भागता हुआ गली में प्रविष्ट हुआ। सोहन लाल और शंकर दास की रिवॉल्वरें एक साथ गरज उठी। 2 गोलियां सामने वाले को लगी और वह नीचे गिर गया। उसकी लाश को फलांगते हुए दोनों भागते चले गए। गली पार करके बिना कहीं मुड़े वह सामने वाली गली में प्रवेश करते चले गए। परंतु इन्हीं क्षणों के बीच उन्होंने देख लिया कि पीछे रह गई गली के दोनों मोड़ों से कुछ आदमी भागते हुए आ रहे थे। तेज भागो, वह लोग पीछे हैं, सोहन लाल ने दांत खींचकर कहा। हरामजादे, शंकर दास जहर भरे अंदाज में दहाड़ा। चंद सेकंडों में ही वह गली के मोड़ पर पहुंच गए। सामने सड़क थी, वाहन आ जा रहे थे। अगले ही क्षण वह ठिठके। 2 व्यक्ति रिवॉल्वर थामे खड़े थे और उनकी निगाहें गली पर थी। उन्होंने शंकर दास सोहन लाल की झलक भी पा ली थी। अब दोनों की निगाहें मिली। इससे पहले कि वह कुछ कहते, पीछे से फायर हुआ। गोली उनके पास से गुजर गई। शंकर दास दांत भींचे पलटा और रिवॉल्वर सीधी करके धड़ाधड़ ट्रिगर दबा दिए। गोली तो किसी को नहीं लगी, अलबत्ता पीछे आने वाले छिटक कर छिप गए। गोलियों के धमाकों से गली अभी तक गूंज रही थी। तभी सोहन लाल ने ट्रिगर दबाया। गली के बाहरी तरफ सड़क की ओर खड़े व्यक्तियों में एक के कंधे पर गोली जा लगी। वह गिरा, दूसरा फौरन पलटकर भागा। उसके कदमों की आहट उनके कानों में गूंजती रही। भागो, पट्टों ने तगड़ा इंतजाम किया है। उसी समय पीछे से गोली चली जो कि दीवार से लगकर छिटक गई। दोनों तेजी से सड़क की तरफ भागे। पीछे से कदमों की आहट आने लगी। कोई टैक्सी, कार वगैरह पकड़ने की कोशिश करो, शंकर दास भागते हुए चिल्लाया, नहीं तो यह कुत्ते हमारा शिकार कर लेंगे। हरामजादे बहुत सारे हैं, 2, 4, 5, 7 होते तो अब तक अपनी माओं के पास पहुंच चुके होते, सोहन लाल ने दांत किटकिटाकर कहा। भागते हुए सड़क के किनारे पहुंचे। वहां कोई भी टैक्सी वगैरह नहीं थी। 2, 4 कारें अवश्य तेज रफ्तार से सड़क पर जाती दिखाई दी। दोनों बिना रुके सड़क के किनारे भागने लगे। पीछे आने वाले 8 थे, वह भी सड़क के किनारे पहुंचे और उनके पीछे भागने लगे। सबके हाथों में रिवॉल्वरें थी, परंतु सोहन लाल और शंकर दास रिवॉल्वर की रेंज से दूर थे और यह फासला कभी भी कम हो सकता था। तभी सड़क के दूसरी ओर फुटपाथ पर खड़ी कार अपनी जगह से हिली और धीरे धीरे रेंगती हुई सड़क पर आ गई। कार में एक व्यक्ति स्टीयरिंग संभाले हुए था और दूसरा पिछली सीट पर ब्रेन गन लिए बैठा था। उसकी जहरीली निगाहें भागते हुए उन आठों पर टिकी हुई थी। कार को धीरे धीरे उनके पास लो, ब्रेन गन वाला बोला और स्टीयरिंग सीट पर बैठे व्यक्ति के हाथ पांव हरकत में आ गए। कार उन आठों की तरफ लपकी। कार ज्यों ही उनके समीप पहुंची, पीछे बैठे व्यक्ति ने कार की खिड़की से 6 इंच ब्रेन गन की नाल बाहर निकाली और घोड़ा दबा दिया। छर्रों का राउंड तेज आवाज के साथ बाहर निकला और वह आठों पीड़ा से चिल्लाते हुए नीचे गिरकर तड़पने लगे। उनके शरीर में अनेकों सुराख पैदा हो चुके थे, जहां सिर्फ खून ही खून था। ब्रेन गन चलने की आवाज सुनकर सोहन लाल और शंकर दास ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, फिर आश्चर्य से ठिठक रुक गए। इसी बीच कार उनके पास पहुंचकर रुक गई। दोनों ने पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को देखा। वह मुस्कुराया और हाथ में थमी ब्रेन गन उन्हें दिखाते हुए विजेता के रूप में हिलाया। फिर उसने दरवाजा खोलकर भीतर आने का इशारा किया। दोनों ने असमंजसता से एक दूसरे को देखा। कार में आ जाओ, मैं दुश्मन नहीं हूँ और दोस्ती का नमूना तुम लोगों के पीछे आ रहे उन आठों को मारकर अभी दिया है। सोहन लाल और शंकर दास कार में जा बैठे। दरवाजा बंद हो गया। कार रफ्तार से आगे बढ़ गई। इतना सब कुछ होने पर भी दोनों ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वरें जेब में न डाली। अभी तक हाथों में थमी रिवॉल्वरें देखकर ब्रेन गन वाला मुस्कुरा पड़ा। कौन हो तुम? सोहन लाल ने उसे घूरा। कुछ ही देर में तुम दोनों को मालूम हो जाएगा, लेकिन विश्वास करो, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। यह ब्रेन गन तुम्हारे पाँव के पास रख देता हूँ ताकि किसी बात का शक सुबह न रहे। कहते हुए उसने ब्रेन गन कार के फर्श पर रख दी। तुम दोनों कुछ देर के लिए नीचे झुक जाओ। अगर पाहवा के आदमियों ने कार को घेर लिया
तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब उन्होंने तुम दोनों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी होगी। शायद तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारे निकलते ही वह इलाका घेर लिया गया है जहां पर तुम सुंदर लाल के साथ रह रहे थे। अब तक सुंदर लाल पावा के क्रूर हाथों में पहुंच चुका होगा। क्या? कुछ मत पूछो, सिर नीचे करके झुक जाओ। 10 मिनट के बाद आराम से बातें करेंगे। खुदाई मददगार की वजह के कारण सोहन लाल और शंकर दास मन ही मन आश्चर्यचकित थे। इस समय दोनों एक घटिया मकान के छोटे से कमरे में मौजूद थे। उनके सिवाय उन्हें लाने और एक अन्य व्यक्ति वहां पहले से ही था। वह 40 साल की उम्र का था। चेहरे पर जख्मों के पुराने निशान स्पष्ट चमक रहे थे। छोटे छोटे सिर के बाल, गठा हुआ बदन, मोटी नाक। उन्हें देखते ही मुस्कुराया। आओ आओ, मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। सोहन लाल और शंकर दास की निगाहें आपस में मिली। क्यों, तू हमारा इंतजार करने वाला कौन होता है? सोहन लाल ने उखड़े स्वर में कहते हुए सिगरेट सुलगाई। क्या नाम है तेरा? कहाँ का रहने वाला है? नाराज मत होइए साहब। वह हंसा। मेरा नाम जयचंद पाटिया है। बैठिए ना, खड़े क्यों हैं साहब? उसने कुर्सियों की तरफ इशारा किया। दोनों कुछ सोचकर कुर्सियों पर बैठे और शंकर दास ने साथ आए व्यक्ति को देखा जो कि सावधानी से बुत की मानिंद खड़ा था। तुम कार में क्या कह रहे थे कि सुंदर लाल पावा के क्रूर पंजों में पहुंच चुका है? शंकर दास ने उलझन भरे स्वर में पूछा, परंतु जवाब जयचंद पाटिया ने दिया। हुजूर, आप लोग इस प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न करेंगे कि हम कौन हैं, आपसे क्या चाहते हैं, आपको यहाँ क्यों लाए हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए बेहतर है कि आप कुछ देर खामोश रहें और मैं बोलता रहूं। जब मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी जिन्हें आप समझने की असफल चेष्टा कर रहे हैं। शंकर दास और सोहन लाल की निगाहें जयचंद पाटिया पर जा टिकी। जयचंद पाटिया ने उन्हें सुधीर गोस्वामी के बारे में बताया कि कैसे वह पावा के दरबार में पहुंचा और उसने सुंदर लाल को पावा की निगाहों में ब्लैक लिस्ट किया। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ ताकि पूरी बात समझने में आसानी हो। मैं पावा का पहला नंबर दुश्मन हूँ, यानी उसके बाद मुझे ही इस शहर का दादा बनना है। आज की तारीख में अगर पावा को सही मायनों में खतरा है तो सिर्फ मुझसे। इस तरह पावा का दुश्मन मेरा जिगरी दोस्त। पावा के आदमियों के बीच ज्यादा नहीं तो चंद एक आदमी मेरे घुसे हुए हैं। उनसे मुझे खबर मिल गई कि तुम दोनों सुंदर लाल नामक जेब कतरे के साथ रह रहे हो और पावा के कमांडो सुंदर लाल के घर धावा बोलने जा रहे हैं। मेरे लिए इतना ही काफी था। इससे पहले कि पावा के आदमी वहां पहुंचते, मेरे आदमियों ने वह इलाका घेर लिया जहां सुंदर लाल रहता था। हमें सुंदर लाल के घर का पता नहीं मालूम था और ऐसे नाजुक वक्त में किसी से सुंदर लाल के घर का पता पूछना मुनासिब नहीं था, क्योंकि मैं सीधे सीधे पावा से दुश्मनी लेकर बेमौत नहीं मरना चाहता। हमने यही प्लान बनाया कि जब पावा के आदमी तुम दोनों को पकड़कर ले जा रहे होंगे तब हम तुम दोनों को उनसे छीनने की चेष्टा करेंगे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वक्त पर सुंदर लाल के मकान से बाहर निकल आए और मेरे आदमी की नज़र में आ गए। कहने के पश्चात जयचंद पाटिया खामोश हो गया। सोहन लाल और शंकर दास की निगाहें आपस में मिली। ऐसे खतरनाक वक्त में मैंने तुम लोगों को अपने खास अड्डे पर नहीं बुलवा भेजा, क्योंकि मैं पावा को किसी भी तरह के शक में नहीं डालना चाहता था। यह जगह खतरों से दूर और सुरक्षित है। पावा के परिंदे भी यहाँ नहीं पहुँच सकते। जयचंद पाटिया के होठों पर जहरीली मुस्कान नाचने लगी। सोहन लाल ने सिगरेट का गहरा कश लिया और सिगरेट फर्श पर फेंककर जूते तले मसल दी। शंकर दास ने पहलू बदला। वह तो सब ठीक है बंधुवर। सोहन लाल ने जयचंद पाटिया की आंखों में झांका। अब सवाल यह पैदा होता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए? यह तो हम मान नहीं सकते कि तुम सिर्फ हमारा दीदार ही करना चाहते थे। ठीक समझे तुम। जयचंद पाटिया मुस्कुराया। मैं तुम दोनों को पिछले 24 घंटों से बेसब्री से तलाश कर रहा था। तुम पावा से दुश्मनी उतारने के ख्वाहिशमंद हो और मैं भी। हम लोग अगर मिलकर चलें तो बहुत ही जल्द मंजिलें तय कर सकते हैं। तुम दोनों के पास हिम्मत है, जिगरा है, अकल है और बखूबी इसका इस्तेमाल कर रहे हो। साफ साफ कहो, शंकर दास बोला। पावा की 80% ताकत उसका होटल जय गणेश है। उसके सारे काम वहीं होते हैं। अगर वह होटल न रहे तो वह अधमरा हो जाएगा। उस हालत में उस पर बहुत आसानी से हाथ डाला जा सकता है।
वह होटल उसके लिए एक किले के समान है, या यूं समझ लो कि उस होटल में पाहवा की जान है। होटल खत्म होते ही पाहवा भी खत्म हो जाएगा, उसका रसूख मिट्टी में मिल जाएगा, वह सड़कों पर भागता दिखाई देगा। अगर ऐसा है तो तुमने आज तक यह काम क्यों नहीं किया? यह कोई मामूली काम नहीं है। जयचंद पाटिया ने मुंह बनाया। पाहवा अपनी जान के बराबर होटल की हिफाजत करता है। वह भी इस बात को समझता है कि जब तक होटल सलामत है, होटल नुमा किला नहीं रहेगा, तो उसके दुश्मन उसे घेर कर उसकी बोटी बोटी तोड़ लेंगे और उसके नमक हलाल कमांडो भी उसे न बचा पाएंगे। सोहन लाल ने नई सिगरेट सुलगाई। तो तुम यह चाहते हो कि पाहवा के होटल को उड़ा दें? बिल्कुल, इसमें हम दोनों का फायदा है। आप पाहवा की हुकूमत समाप्त करना चाहते हैं और इसके लिए उसके होटल तबाह होने पर जब उसके आदमी मक्खियों की भांति इधर उधर भागेंगे तो उन्हें संभालने वाले मुझ जैसे कई जयचंद पाटिया बैठे हैं। आधा शहर पाहवा से बदला लेना चाहता है। यानी कि तुम्हें हमारा कंधा बहुत पसंद आया, जिस पर बंदूक रख कर तुम चलाना चाहते हो, सोहन लाल ने कहा। कुछ भी समझ लो, जयचंद पाटिया हंसा। वैसे तुम दोनों अंधाधुंध गोलियां दागे जा रहे हो। अगर तुम्हारे कंधों पर बंदूक रख कर एक आध फायर कर भी लिया तो कौन सा तुम्हारा कुछ घिस जाएगा? तुम क्या समझते हो कि हम रिवॉल्वरों की गोलियों से पाहवा के होटल की धज्जियां उड़ा देंगे? शंकर दास बोला। नहीं हुजूर, एकाएक जयचंद पाटिया का चेहरा खिल उठा। रिवॉल्वर की गोलियां तो इंसान का सीना छलनी करने के लिए होती हैं। दीवारों का सीना छलनी करने के लिए बारूद होता है, जिसका मेरे पास ढेर लगा हुआ है। उस बारूद से पूरा शहर उड़ाया जा सकता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।